हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं कि आगे क्वेश्चंस कौन से हैं वो देखते हैं वन बाय वन। और अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने ले ली हैं गेट से रिलेटेड और इसका एग्ज़ाम तो अब आने ही वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच मेथड सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम्स। तो हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम के बेसिस पर कौन सा जो है वो करता है सेपरेट। तो आंसर मैंने यहाँ पे सीधा लिख ही दिया है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है वो करती है। किसके बेसिस पर करती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी? बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम। तो अब हम इन जो क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, जो अलग प्रकार की सिंपल क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं कि सेपरेशन होता है उसमें, है ना। बट हम ये साइज एक्सक्लूजन के बारे में, है ना, ऐसे अलग अलग वाली जो होती हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, है ना, और ये सब, है ना, ये चार्ज क्रोमेटोग्राफी, चार्ज से रिलेटेड जो होती हैं, तो उन सब के बारे में हम कईयों के बारे में तो हम पढ़ते हैं, कईयों के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, उनको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। मेथड्स रिलाई ऑन हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम। इसका मेथड किसके उस पर रिलाई है? हाइड्रोडायनेमिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और डायनेमिक मतलब फ्लो हो रहा है। हाँ, मतलब मूवमेंट हो रही है, उसमें फ्लो हो रहा है। इफेक्टिव इन साइज इन सॉल्यूशन। तो साइज के बेसिस पर इसमें क्या होगा, चेंज उसमें देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से वो एक्सक्लूड हो रहा है बाहर, है ना, बाहर निकल रहा है, सेपरेट किस प्रकार से हो रहा है, उसमें साइज़ के बेसिस पर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा फॉर सेपरेशन। ठीक है। सेपरेशन में इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पोरस बीड्स अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल टू एंटर पोर्स। इसमें क्या होते हैं? पोरस बीड्स होते हैं। पोरस बीड्स होते हैं जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ही एंटर करने की परमिट देते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए, ये जो यहाँ पर बीड्स देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के मैं कर देता हूँ। ये हमने डाला इसके अंदर, ये डाला, तो ये जो बीड्स हैं ये क्या है, अंदर से खोखले हैं। ये देखिए हॉलो है अंदर से, ये देखिए अंदर से खोखले हैं, अंदर से हॉलो है। और इसके अंदर केवल और केवल वो ही जा सकता है जिसका साइज़ छोटा है, स्मॉल मॉलिक्यूल वाला जो है वो ही इसके अंदर जा सकता है, वो ही इसके अंदर एंटर कर सकता है। लार्जर मॉलिक्यूल अनेबल जो है वो अनेबल हैं जो कि एंटर नहीं कर पा रहे हैं। लार्ज मॉलिक्यूल अनेबल हैं इसके अंदर एंटर करने। तो जो सैंपल है उसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल भी है और स्मॉल मॉलिक्यूल भी है। ये देखिए, ये दो प्रकार के डॉट है, ये स्मॉल वाला है, जो बड़ा वाला है वो लार्ज वाला है। तो ऐसे इसके अंदर दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें वो ही इसमें सेपरेट करना है, क्योंकि अब ये दोनों मिक्स है, तो इनको ही सेपरेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, नीडेड लॉन्गर पाथ एंड लेटर इल्यूजन। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको लंबा पाथ चाहिए और वो बाद में इल्यूट होते हैं, बाद में सेपरेट होते हैं। और लार्जर वन जो है उनको लंबा पाथ नहीं चाहिए, ऑब्वियसली उससे उल्टा ही चाहिए। और वो क्या कहते हैं, इस एल्यूट जो है वो पहले हो जाते हैं, एल्यूट एक्सक्लूड पहले हो जाते हैं वो। नॉट चार्ज एंड एड्जॉर्प्शन। हाँ, बेसिकली यहाँ देखिए, जो बड़े वाले हैं वो तो बड़े वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पहले यहाँ से ऐसे बीच में साइड से निकल जाते हैं और वो पहले एल्यूट हो जाते हैं। देखिए ये पहले वाले हैं, वो साइड से निकल रहे हैं, ये पहले वाले इसमें आए और ये साइड से निकल के एल्यूट हो गए। ये तो हो गए, है ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए एल्यूट होते हुए दिखा रहे हैं, ये बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले यहाँ तक पहुँच गए। और जो छोटे वाले क्या हैं, वो अंदर ही हैं, इसके अंदर से आ रहे हैं। छोटे वाले सबके अंदर हैं, सबके अंदर जो हैं दो छोटे वाले आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं इसके अंदर से, मतलब इसके अंदर से ऐसे आ रहे हैं, जैसे उनको रास्ता मिल रहा है वो बीड्स के अंदर से आ रहे हैं। तो ये बाद में एक्सक्लूड होंगे।
तो ये ही इसका है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का, कि ये साइज़ के बेसिस पर होता है, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो बाद में एक्सक्लूड होते हैं और लार्ज वाले पहले इसमें एक्सक्लूड होते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में। अब हम बात करते हैं एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफीज हैं, अलग अलग प्रकार की। एक्चुअली उधर लिखा हुआ इसमें देखिए, think it's visible। चलिए, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, सेपरेट बेस्ड ऑन, इससे ज़्यादा जा रहा है, नेट मॉलिक्यूलर चार्ज। जो नेट मॉलिक्यूलर चार्ज है उसके बेसिस पर ज़्यादा सेपरेट होगा। नेट मॉलिक्यूलर चार्ज जो है उसके बेसिस पर ज़्यादा सेपरेट होगा। एनायन वाला है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। दोनों का ही बात एक है कि जो नेट जो मॉलिक्यूलर चार्ज है उसके बेस पर सेपरेट ऑन द बेस ऑफ नेट मॉलिक्यूलर चार्ज इंटरेक्टिंग विद अपोजिटली चार्ज रेजिन्स। ठीक है, अपोजिट चार्ज रेजिन्स के साथ इंटरेक्ट कर कर जो नेट मॉलिक्यूलर चार्ज है उसके बेसिस पर सेपरेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एनायन एक्सचेंजर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, एनायन एक्सचेंजर नेगेटिवली चार्ज एनालाइट, ये नेगेटिवली चार्ज एनालाइट है, जो बाहर है वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव अट्रैक्टेड टू द सरफेस। सरफेस में क्या लग गया है, पॉजिटिव चार्ज लग गया है ना, पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस में लग गया। अंदर से तो क्या है, ये नेगेटिव ही है, इसका जो आयन है ये नेगेटिव ही है, तो इस प्रकार से ये सेपरेट होगा। अगर हम इसे करेंगे कैटायन एक्सचेंज की बात करेंगे स्टेशनरी फेज पर, तो ये पॉजिटिव है, कैटायन होता है पॉजिटिव, इस पे बाहर की सरफेस पे अट्रैक्ट हुए हुए, नेगेटिव अट्रैक्ट हुए हुए, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव एनालाइट, ये है पॉजिटिव एनालाइट टू एक्सचेंज द चार्ज को एक्सचेंज करने के लिए पॉजिटिव एनालाइट यहाँ पर प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज बाइंड ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, ईच अदर को बाइंड कर रहा है। तो एक दूसरे को बाइंड करता है तो क्या होता है, देन हाँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज ये देखिए यहाँ से आ रहा है, इसको सेपरेट करने के लिए आ रहा है पॉजिटिव चार्ज को आपस में, ये दोनों यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेपरेट करने के लिए आ रहा है, एक्सचेंज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को, और यहाँ पे एनायन आ रहा है नेगेटिव चार्ज को, चार्ज एनालाइट आ रहा है, एनालाइट यहाँ पे चार्ज कैटायन आ रहा है, यहाँ पे चार्ज एनायन आ रहा है, और वो नेगेटिव वाले, यहाँ पे नेगेटिव वाले को सेपरेट करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले को सेपरेट करने के लिए आ रहा है। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाइंड हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाइंड होके एग्जिट हो जाएगा, है ना, और क्या होगा फिर, एग्जिट हो जाएगा, और देन विद NaCl ट्रीटमेंट, फिर NaCl का ट्रीटमेंट होगा। NaCl में क्या है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, Cl में नेगेटिव चार्ज, इसका जब ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा, दे विल रिलीज, तो फिर वो रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे एनायन और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। एक एनालाइट आता है, जोन सा एनालाइट आएगा वो वाला उसको निकाल के ले जाएगा, ऐसे आता है। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये तो हमने पढ़ा ही होगा, ये केमिस्ट्री में इसका वो भी कराते हैं, अगर आपने देखा होगा केमिस्ट्री में इसका एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, मैंने भी किया था इसका केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट, और पहले किया था, मतलब हाँ उसके टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे। सेपरेट्स वाया डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग ऑन अ थिन एड्जॉर्बेंट लेयर, पता ही है आपको, उसके ऊपर एक परत सी लगाते हैं, फिर क्या होता है, एक स्पॉटिंग होती है, स्पॉट लाइन लगाते हैं, और नीचे होता है मोबाइल फेस, है ना, तो मोबाइल फेस उसमें एंटर करता है तो स्पॉट जो होता है वो ऊपर को ट्रांसफ़र करता जाता है, ऐसे होता है। ये है TLC चैम्बर, और ये है TLC प्लेट, ये है मोबाइल फेस। तो ये है सारी जो क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज़, इनका जो बेसिक जो इनका फंक्शन है और बेसिक इनका जो प्रिंसिपल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में
चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ब्लंट कटर। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो ब्लंट कटर है, मतलब जब वो कट करता है। ब्लंट कटर क्या होता है ऑब्वियसली, देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है तो एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे कई सारे वो दे रखे, पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस है। बैम H1, इको R1, हिंट 3, इको RV R5, जो भी बोलिए। तो स्टिकी एंड्स कौन से होते हैं? स्टिकी एंड्स इको R1 के हैं यहाँ पे। ये MSQ नहीं, MSQ तो नहीं है। हाँ, इको एक, ये जो इको R1 है, इको R1 जो है इसके स्टिकी एंड्स हैं, और जो इको R5 है इसके ब्लंट एंड है, यहाँ पे ब्लंट एंड। ठीक है, इसके क्या है? ब्लंट एंड। इसके स्टिकी एंड है और इसके हैं ब्लंट एंड। स्टिकी एंड तो पता ही है आपको, जो साइड से कट करता है, साइड से कट करता है तो स्टिकी एंड रह जाता है, ठीक है। और ब्लंट एंड जो बीच में से कट करेंगे और ऐसे, इसमें कोई स्टिकी एंड नहीं है, ये ब्लंट एंड है। बहुत कॉमन सी बात है, स्टिकी एंड ब्लंट एंड, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पर इनको ना लर्न करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट, 2 चार्ट लिखे हुए हैं बेसिकली। तो इनको इस चार्ट को आप लर्न कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि फिर क्या होगा, हमें इसमें सही रहेगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इनमें से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको RV SMA1, इको RV SMA1, HAE3, ALU1, PVU, सॉरी VAV, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, PVU11, इन सब के ब्लंट एंड हैं, ठीक है। और इसके अगर आपको ये भी लर्न करना रेकग्निशन साइज, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ब्लंट एंड है इसके, इन सब के ब्लंट एंड हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे इको R1, बैम H1, IMD3, SAL1, XHO, PSG, KPN, इन सब के स्टिकी एंड्स हैं। और 5 डैश स्टिकी एंड इको R1 का है, 5 डैश स्टिकी एंड इसके इको R1 के, क्योंकि देखिए 5 एंड पे यहाँ पे स्टिकीनेस हुई है, 5 एंड पे कट रहा है, 5 एंड पे कट रहा है जो, तो वो 5 एंड स्टिकी एंड बन जाता है। और जो 3 एंड पे कट रहा है, जैसे PST1 है वो 3 एंड पे कट रहा है ना, थी। और KPN1 है वो 3 एंड पे क्या कहते हैं उसकी, वो है रिकॉग्निशन साइट, तो वो क्या है 3 डैश स्टिकी एंड। तो इस प्रकार से आपको इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डैश वाला लर्न कर लेना, फिर आपको बाकी सारे भी आपको पता ही रहेगा कि फिर वो 5 डैश वाले हैं, ऐसे कुछ कर लेना, इसको लर्न कर लेना। विच ऑफ द फॉल, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप रियल लाइफ साइंस इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आपने नहीं किया, आप न्यू है चैनल में। हम इसमें क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है अभी तक, 2 यूनिट्स तो मैंने पढ़ा ही दिए हैं, शॉर्ट नोट्स से पढ़ाए हैं बेसिकली। फ़िलहाल तो लॉन्ग वीडियोस से तो नहीं भी पढ़ाए है ना, शॉर्ट यूनिट से पढ़ाए। बट शॉर्ट यूनिट्स में जो पढ़ाए हैं, अगर किसी की रिवीजन नहीं है ना, वो उससे रिवीजन कर सकता है ना। और अगर तो कोई ऐसा है कि भाई है ना न्यू वे में पढ़ा, तो शायद उसको पसंद समझ नहीं आ सकता, पसंद कह रहा हूँ, समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ बहुत ही एडवांस वे में मैंने समझाया हुआ है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो बहुत हम वही पढ़ते हैं, फिर रिवीजन बेसिस पे पढ़ते हैं ना, तो इसलिए अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस तो वहाँ से आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर सिस्टम रिक्वायर DNA ग्लाइकोसाइलेसिस। DNA ग्लाइकोसाइलेसिस कौन से उसको चाहिए। अब ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ा दिया है एक्चुअली, तो आप तो हमने ये पढ़ा हुआ है DNA ग्लाइकोसाइलिसिस। तो इसका आंसर बेस एक्सक्लूजन है, बेस एक्सक्लूजन इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके बारे में, पर हम पढ़ लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम गेट के कंसेप्ट के रिवीजन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो तो हम पढ़ेंगे ही इसमें। ये देखिए इधर लिखा है बहुत सारा।
अब हम बेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस एक्सक्लूजन जो हमारा डीने रिपेयर प्रिंसिपल नहीं, बेस एक्सक्लूजन जो हमारा रिपेयर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कब हो रहा होता है ये बेस एक्सक्लूजन? व्हेन यूज, ये जब स्मॉल और नॉन हेलिक्स डिस्टॉर्टिंग बेस हो जाए, नॉन हेलिक्स डिस्टॉर्टिंग बेस हो जाए और स्मॉल हो जाए, सच एज जैसे डी एमिनेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, एल्काइलेशन की वजह से, डीप्यूरिनेशन की वजह से, डीपिरिमिडेशन की वजह से, है ना, इन सब की वजह से। एग्जाम्पल देखिए, डी एमिनेशन का एग्जाम्पल है सी से अगर यू में कन्वर्ट हो जाए। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है 8 ऑक्सोग्वानिन बन जाए, अगर 8 ऑक्सोग्वानिन, है ना। और एल्काइलेशन मिथाइल एडेनिन बन जाए, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए। डीप्यूरिनेशन अगर लॉस ऑफ बेस का कोई लॉस हो जाए, ऐसे, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, ये देखिए बेस एक्सक्लूजन रिपेयर की, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बीच में देखिए सी से यू, डीएमिनेशन का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए सी से अगर यू हो गया है तो ये देखिए यूरिडिन जो है, यूरिडिन, और उसमें क्या होगा, देखिए यूरिडिन यहाँ से निकल गया, इसको निकालेगा, कौन निकालेगा, फिर हम ग्लाइकोसाइलेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको निकाल देगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ब्रेक आ गया, ये यहाँ पे निकल गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया, वो यूरिडिन का जो सर्कल्स वाला वो दिखाया है वो उसको डिसइंटीग्रेट करके दिखाया है। फिर एपी साइट है, यहाँ पे बन गई एपी साइट, ठीक है। एपी एंडो और एपी एक्सो, दो प्रकार की साइट्स बनती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये किससे बनी है, ये लाइन जो है, ये क्या है, लाइन थोड़ी ना, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इसका ये पूरा रिपीट है, ठीक है। पूरा रिपीट, अगर हम इसे समझें, हाँ पूरा रिपीट है ये शुगर फॉस्फेट का। तो यहाँ पर मान लीजिए कट कर हो गया, किसने कट किया, ग्लाइकोसाइलेज ने, अपनी एपी एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे कट किया, क्योंकि ये तो बाद का स्टेप है ना। हाँ, बाद का स्टेप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एपी एंडोन्यूक्लियस जब आ रहे हैं तो क्या करें, एपी एंडोन्यूक्लियस जो है यहाँ पे कट कर रहे हैं, ऐसे इसने कट कर दिया एपी एंडोन्यूक्लियस ने। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट शुगर जो है वो अलग हो गया, 3-OH, फॉस्फेट शुगर अलग हो गया, 3-OH हो गया, और इस साइड वाला जो था वो भी अलग हो गया। देखिए यहाँ पे शुगर लगी हुई है, शुगर लगी हुई है, और यहाँ पे देखिए जो ग्रुप था वो ऐसे है, और फिर ये अलग हो गया, हाँ ये अलग हो गया। बेसिकली ये ना इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये यहाँ ऐसे कट कर लो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ ना देखो, यहाँ रखो इसको कट करके, हाँ हाँ, फिर ऐसे कट कर दिया तो पूरा हमारे पास आ गया। फिर अब यहाँ पे एक्स एंडोन्यूक्लियस ने ऐसे कट किया था, अब एक्सोन्यूक्लियस जो है वो क्या करेंगे, वो बीच से कट, यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए एंडोन्यूक्लियस ने फिर यहाँ पे कट कर दिया, बाद में एंडोन्यूक्लियस ने इसमें शुगर के यहाँ पे कट कर दिया जहाँ पे यू था, तो ये भी अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, और ये पूरी जो 5' फॉस्फेट वाली चेन थी ये पूरी एज इट इज़ थी। तो हमने क्या किया, बेसिकली कैसे कट करके एपी एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस से कट करके, ये तो स्टिकी एंड बन गया ना, तो स्टिकी एंड बन गया, फिर यहाँ से इसको कट कर दिया तो ऐसे होता है। तो यहाँ से जब कट करा इसको, शुगर वाले को जहाँ पे प्रॉब्लम थी इसको कट करा, फिर यहाँ से निकल गया, फिर क्या होगा, रिजॉल्व हो गया बेसिकली, जहाँ पे प्रॉब्लम थी, जहाँ पे यू वाला हमारा था, इसको यूरिडिन को तो निकाल दिया, पर इसको तो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पूरा गड़बड़ा गया है बेस, है ना। ये गड़बड़ाए हुए बेस को भी निकालना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे एपी एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे एपी साइड बन गई, फिर इसको भी निकालना ज़रूरी है। एपी साइड बन गई तो एपी एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे अपना काम करेगा एपी एंडोन्यूक्लियस, और फिर वो कट करवाएगा, एपी एंडोन्यूक्लियस ने कट करवाया तो 3-OH बना, और यहाँ पे पूरा बना। फिर यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट निकल गया, और जो वो वाला हमारा था, प्रॉब्लम वाला था, एपी एंडोन्यूक्लियस वाला था, वो भी निकल गया, एपी एक्सोन्यूक्लियस ने उसे कट कर दिया, पूरा निकल गया, प्रॉब्लम देखिए रिजॉल्व हो गया। देखिए प्रॉब्लम में से रिजॉल्व हो गया, 3-OH और
5' फॉस्फेट वाला जो है ये आपस में फिर क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। अभी तो ऐसे दूर दूर है, बाद में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फिर यहाँ पर अपना काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज तो फिर वो पॉलीमर ऐड करता है, ठीक है, डीएनटीपीज वगैरह जो है वो उसको ऐड करेगा। फिर जब वो ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सी होना चाहिए था, सी होना चाहिए तो उसने ऐड कर दिया सी, साइटोसिन उसने ऐड कर दिया, तो बीच में यहाँ पे छोटा सा गैप आ गया, तो उसको लाइगेज जो है वो यहाँ पे क्या देगा, कंप्लीट कर देगा। लाइगेज क्या करता है, उसको जोड़ लेता है बेसिकली ग्लू की तरह। तो ऐसे यहाँ पे सारा काम हो गया, ठीक है, समझ आ गया ना, कितने इजीली, बहुत ही इजीली यहाँ पे समझ आ गया सब कुछ, है ना। और यहाँ पे सब कुछ मैंने उस हिसाब से भी बनाया हुआ है कि बहुत इजी सी, तो मतलब 2 ही एंजाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेज और एपी साइड है यहाँ पे, और एपी एंडोन्यूक्लियस और एपी एक्सोन्यूक्लियस, 3 प्रकार के यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद तो ये वाले एंजाइम्स तो होते ही हैं, ये तो हमें करने ही पड़ते हैं इस्तेमाल, क्योंकि अब हमें थोड़ा बढ़ाना है उसको, डीएनए को बढ़ाना है, तो पॉलीमरेज तो आएगा ही, डीएनए पॉलीमरेज आएगा ही, फिर उसके बाद लाइगेज आएगा। 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं बेस एक्सचेंज रिपेयर की, शॉर्ट पैच रिपेयर होता है, एक होता है लॉन्ग पैच रिपेयर। शॉर्ट पैच रिपेयर जो होता है वो क्या होता है, वो ओनली वन उसमें न्यूक्लियोटाइड जब निकला होता है तब वो काम होता है, ओनली वन न्यूक्लियोटाइड जब निकला होता है तब काम आता है। और लॉन्ग पैच वाला जो होता है, जब 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड निकल जाते हैं इतने सारे, तब जाकर वो काम आता है, ठीक है। ये हो गया, ये था एक छोटा सा मतलब डायग्राम, छोटा सा मतलब जो भी है डायग्राम था। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है बायोकेमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन फॉस्फोएनहाइड्राइड। फॉस्फोएनहाइड्राइड कौन सा नहीं, उसमें फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड किस में नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दिया है ऑप्शन में, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब एडीपी, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी, है ना, एडीपी है, ये एटीपी है, ये पायरोफॉस्फेट है, यस पायरोफॉस्फेट है ये, और ये वाला है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो अगर हम इसका एक बार हम अगर एटीपी का डायग्राम देखें तो क्या होता है उसमें, पहले देखिए उसमें ये होता है, ये देखिए नाइट्रोजन, और फिर उसमें शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस, देखिए नाइट्रोजनस बेस इस प्रकार से इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, आप देख सकते हैं। इसका डायग्राम तो आपको लर्न करना ही चाहिए। यहाँ पे होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो ये नाइट्रोजनस बेस और जो शुगर है हमारी शुगर, ये आपस में ज्वाइन करती है, किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये ज्वाइन करती है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये ज्वाइन कर रही है। और फिर ये जो हमारा टोटल हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और फॉस्फेट वाला पोर्शन, ये वाला जो है ये किससे ज्वाइन कर रहा है, एडिनोसिन, ये तो एडिनोसिन वाला पोर्शन हो गया। ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे O बीच में ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से ज्वाइन करता है। फिर जो 2 फॉस्फेट है वो आपस में करते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड से। तो यहाँ पे बॉन्ड की पहचान तो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ही नहीं जब हमें पता होगा कि भाई 2 फॉस्फेट के बीच में जो बनता बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। इसमें 2 फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि ये वाला है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ये वाला है हमारा बीच वाला, इसका शुगर और इसका ये हटा दो, शुगर और इसके बीच वाला जो बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों, ये वाला बॉन्ड शुगर के बीच का बॉन्ड और इस वाले के बीच का बॉन्ड जो है ये है हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और 2 फॉस्फेट के बीच में है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। तो एडीपी की अगर बात करें, एडीपी की बात करें तो उसमें क्या फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होता है,
फॉस्फो एनहाइड्राइड। एटीपी में देखिए, एटीपी में तो भाई 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे डजन की बात हो रही है। एटीपी तो फिर कट गया, ये तो रेस में नहीं रहा, ये तो हो गया, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें तो 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है एटीपी में। और वो अगर बात करें एडीपी, एडीपी मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पे कम है, 8 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कम है, तो उसमें क्या होगा, एक एनाइड बॉन्ड तो पर है यहाँ पर, डजंट होना चाहिए, तो एडीपी भी नहीं रेस में रहेगा, डाईफॉस्फेट वाला भी नहीं रहेगा। और अगर मोनोफॉस्फेट की बात करें तो उसमें तो एक भी नहीं होता है, पर एक भी नहीं होता है मोनोफॉस्फेट में, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड मोनोफॉस्फेट, पर मोनोफॉस्फेट तो यहाँ पे कहीं भी लिखा ही नहीं हुआ। मोनोफॉस्फेट की बात तो हम कर ही नहीं सकते। पायरोफॉस्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है। पायरोफॉस्फेट अगर ये हट जाए, अगर ये सब हट जाए, ये है पायरोफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे अलग से भी बनाया हुआ है, ये है पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। ये देखिए एक फॉस्फेट है, बीच में देखिए बॉन्ड है, इसमें है एनहाइड्राइड बॉन्ड, यस, इसमें पायरोफॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, तो ये पायरोफॉस्फेट भी ठीक है। तो बचा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यही हमारा आंसर है, इसमें फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, हाँ, इसमें फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, बेसिकली ये वाला पोर्शन हो गया, ये फॉस्फो। अगर ये कल्ला है, अकल्ला जब है, ये एकला है जब, ठीक है। तो मतलब तब इसके पास क्या है, तब इसके पास फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड नहीं है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास। देखिए कहाँ है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है, इसलिए आंसर सी जो हमारा वो सही हो जाता है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है इसके पास, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये याद रखना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड इसके पास होता है। देखिए एक ये है पी, और यहाँ तो कार्बन होता ही है, और यहाँ पे है ऑक्सीजन POC इसके बाद बन रहा है, तो फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड, देखिए POC बनता है, तो क्या होता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पे POC कार्बन है ना, POC बन रहा है, तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, तो इसके पास फॉस्फो एस्टर बॉन्ड तो है ऐसे। और CO अगर बनता है, C डबल बॉन्ड O और O, तो एस्टर बॉन्ड बनता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्बन है तो एस्टर बॉन्ड है, तो यहाँ पर फॉस्फेट है और कार्बन भी है, तो क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बहुत इजीली कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि भाई ये तो पता ही होना चाहिए, बॉन्ड्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन लैम्डा फेज। लैम्डा फेज में कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वाला, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे छोटी छोटी बातें याद ही नहीं रहती हैं अगर हमें इसके बारे में पता ना हो। तो चलिए इसके बारे में पता लगा लेते हैं। जीनोम में तो बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर ही होता है। देखिए जीनोम वायरस हेड जो होता है, वायरस में जो है, जो वायरस का जो हेड है, वायरस का हेड, हाँ, जो वायरस जहाँ से जो वायरस लेके जाता है ना, जैसे जीनोम लेके जाता है, तो वायरस अगर उसी के अंदर है, वायरस के अंदर ही है, तो लीनियर की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। किसकी फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। अगर वो मतलब जब वो रिएक्टिव नहीं है, जब उसने रिएक्ट नहीं किया, वायरस ऐसे ही घूम रहा है, अकेला घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा होता है ना वायरस, ऐसा कुछ वायरस होता है। ऐसे भी, तो इसका जो हेड है, यहाँ पे जो जीनोम है वो लीनियर है, ठीक है, वो लीनियर है। इसने अभी कोई रिएक्ट नहीं किया किसी से, कहीं घुसा नहीं ये वायरस। जब इसको होस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा फिर तो वायरस, है ना, फिर क्या करेगा,
वायरस। अब उसके पास होती है कोस साइट, लीनियर है, मान लीजिए ये लीनियर है, लीनियर कुछ ऐसा होगा ना, फिर लीनियर है, इसके एंड में होती है कॉस साइड। कॉस साइड ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूरा पूरा डिटेल तो मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए कॉस साइड इसके पास है, कॉस साइड से ये क्या करता है, अपनी कॉस साइड्स को ये आपस में, ये वाली कॉस साइड इससे ज्वाइन हो जाती है। जब ये ज्वाइन होगी क्या बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी, गोल बन जाएगी, तो ये हो जाएगी सर्कुलर। तो जब होस्ट के अंदर ये जा रहा है, होस्ट के अंदर, तो है ये सर्कुलर, होस्ट के अंदर सर्कुलर है ये, बाहर ये है लीनियर। ठीक है, तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन लैम्डा फेज, तो लैम्डा फेज में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, मतलब कि बेसिकली लीनियर की फॉर्म में, लीनियर ही होगा, है ना, तो लीनियर ही होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा तो लीनियर ही होगा ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में होगा, डबल स्ट्रैंडेड की, मतलब हर प्रकार की यहाँ पे डेफिनेशन है, हर चीज़ की डेफिनेशन है, बट इसमें ना कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि ये सब कैसे हम याद करें, इसमें अलग अलग है, इसकी अलग बात है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले की, तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, जो कि बेसिकली लीनियर फॉर्म में होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर में भी हो सकता है वैसे तो, बट यहाँ पे सर्कुलर, तो इसको हम लर्न करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत हो जाती है इसमें, देखिए कन्फ्यूजन मत हो, इसलिए मैंने बना रखी है टेबल, तो उस टेबल से आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीज़ों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और उसके बारे में यील्ड क्या है उसकी वो भी लिखी हुई है। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लैम्डा फेज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो और ये अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत टिक मार देंगे ना, ये बात है। तो लैम्डा फेज इसका एग्जाम्पल है, हर्पीस हो गया, सिंप्लेक्स वायरस हो गया, ठीक है, कॉमन वायरल जीनोम में, और ट्रांसक्रिप्शन सिमिलर टू होस्ट, वायरल जीनोम है, मोस्ट कॉमन वायरल जीनोम है, ये मोस्ट कॉमन है, इसको तो जो चाहे ना भी देखो, पर थोड़ा ऐसे उस पढ़ने के लिए है, ये याद के लिए। सर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर की फॉर्म में है तो 5x174 याद रख लेना, बड़ा अलग सा है तो कुछ याद आ सकता है। और ये देखिए स्मॉल जीनोम होता है इसका। और अगर बात करें लीनियर वाले की, भाई लीनियर वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है, पर लीनियर है, लीनियर इसका है पैरोवायरस इसका एग्जाम्पल है, पैरोवायरस। रिक्वायर होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, क्या चाहिए इसको, होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए इसको। अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंस वाले की, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस वाला भी है हमारे पास। पॉजिटिव सेंस वाले की बात करें तो इसमें MS2 फेज, MS2 फाज, पोलियो वायरस और सार्स कोविड वायरस, बेसिकली पूरा नहीं लिखा हुआ, सार्स कोविड वायरस ये है, ये एक्ट एज mRNA, हाँ डायरेक्टली किसकी तरह, mRNA की तरह काम करता है। mRNA की तरह काम करेगा मतलब क्या करेगा, पॉजिटिव सेंस वाला mRNA की तरह काम कर रहा है, मतलब कि सीधा प्रोटीन बना देगा। mRNA का क्या काम होता है, mRNA प्रोटीन बनाता है बाद में, तो ये सीधा प्रोटीन बना देगा फिर। MS2 फेज और पोलियो वायरस, सार्स, ये क्या बना करके, सब कुछ करके क्या कर देगा, mRNA की तरह एक्ट करता है। नेगेटिव सेंस वाला है इन्फ्लुएंजा हो गया, रेबीज हो गया, ठीक। इसमें क्या है, मस्ट कैरीज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसके पास होता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इसके पास होता है, ये अपने आप मस्ट कैरी करता है ये, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड RNA की बात करें, अब RNA की बात होगी, रियो वायरस है इसके अंदर, रोटा वायरस है इसके अंदर, पता नहीं कैसे कैसे वायरस आ जाते हैं, नई नई बीमारियाँ। सेगमेंटेड जीनोम
कैसा है इसके अंदर, सेगमेंटेड जीनोम्स हैं, सेगमेंटेड जीनोम। और एनक्लोज्ड पॉलीमरेज, पॉलीमरेज भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और रेट्रोवायरल आरएनए, रेट्रोवायरल आरएनए में क्या है, रेट्रोवायरल आरएनए में HIV HTLV, ठीक है। वो क्या करता है, आरएनए से बनाता है डीएनए, डीएनए से फिर होस्ट जीनोम में जाता है, फिर वहाँ पे जाके इंटीग्रेशन करता है। तो इसका ऐसे ऐसे ये एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए बस इसके फ़िलहाल तो, क्योंकि वो इसके क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे आया हुआ ये क्वेश्चन है, आपने देखा ही, ये देखिए कैसा क्वेश्चन था। अब इसमें कितनी कन्फ्यूजन होगी। अब ऐसी नॉर्मल चीज़ें हम इतनी जल्दी कहाँ हम इसको याद में, हमारे दिमाग में रहती है ऐसी बातें, हम पढ़ते तो हैं पर हमारे दिमाग में ऐसी बातें याद नहीं रहती क्योंकि माइंड का भी अपनी कैपेसिटी होती है। तो आपको कई चीज़ें तो आपको ये लर्न ही करनी पड़ती हैं, जो टेबल वगैरह हैं उनको आपको लर्न ही करना पड़ता है ना, गो थ्रू करते रहें उनको एग्ज़ाम से पहले। जितने भी सारे ये नोट्स हैं अगर यही पढ़ के चले जाएंगे, काफ़ी सारे नंबर आपको बूस्ट होंगे आपके नंबर। ये नहीं कह रहा कि सारे नंबर इसी से आ जाएंगे, नहीं, बूस्ट हो सकते हैं आपके नंबर, ये कह रहा हूँ। तो ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर अलग है तो उसका एग्जांपल अलग लिखा हुआ था। तो ऐसे से पूरा आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसका तो आंसर क्या है, लैम्डा फेज, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला है, ठीक है। ऐसे याद रखा हुआ है अगर तो 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, पता ही नहीं चलेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं फ़िलहाल, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया। देखिए बायोकेमिस्ट्री का भी कवर कर लिया, ये तो वायरस से रिलेटेड इम्यूनोलॉजी वाला कंसेप्ट्स हैं। ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कंसेप्ट्स कर लिए, ये हमने टेक्निक्स के कंसेप्ट्स भी यहाँ पे देखे। फिर यहाँ से पहले भी टेक्निक ही देखी थी, सबसे पहले टेक्निक ही देखी थी। उससे पहले भी हमने ना लास्ट क्लासेस में भी हमने क्या कहते प्लांट फिजियो वाले कंसेप्ट्स भी देखे हैं। फिर हमने थोड़ा ये भी, हाँ प्लांट फिजियोलॉजी ही है। फिर हमने ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखे हैं, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन जो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी आए हुए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब ये बायोकेमिस्ट्री वाला है ना, इससे वाले भी देखे हमने। ये सब देख लिया है हमने, एक्चुअली बहुत कुछ कर लिया है। अब आप देखिए, मतलब आप वो वाले देखेंगे अगर लेक्चर, अगर आपने न्यू क्लासेस मेरी ज्वाइन करी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। और लास्ट और जो शॉर्ट नोट्स जो CSR नेट से रिलेटेड वाले हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको CSR नेट के लिए भी फ़ायदा होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक आएगा वो गेट एग्ज़ाम तब तक तो मैं ये लाने की कोशिश करूँगा ही, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।